में ज़रा बात करेंगे ये मेड रिसर्च हब के नाम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं हमने जिसमें आपके साथ रिसर्चेस हम बिल्कुल बेसिक से लाइक स्टार्ट करेंगे और जिनमें जो मेडिकल स्टूडेंट्स और जो डॉक्टर्स है या जो भी BDS वाले मेडिसिन MBBS वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके रिसर्च स्टडीज़ में उनके लर्निंग प्रोसेस में और जो भी लाइक बेसिक से लेके बिल्कुल एंड तक पब्लिकेशन तक हम स्टार्ट करेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में वो लोग सीखेंगे भी और इनको फिर पब्लिश भी करवाएंगे स्टडीज़। एज यू ऑल नो इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च इज़ आजकल हर जगह पे रिसर्च आपको रिक्वायर होती है किसी भी जगह जाने में। तो पब्लिकेशंस जो है वो हर जगह पे नीडेड है। ठीक है। हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लाइक आप लोग के कंट्रीब्यूशन मेडिसिन में क्या है। तो रिसर्च इज अ टाइप ऑफ लाइक आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं मेडिसिन की फील्ड में। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा ये एम है, ये ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कि हम लोगों को रिसर्च सीखने में उनको बिल्कुल प्रो बनाने में हम ये इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किए। तो लाइक इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, हमारे डिफरेंट सेशंस होंगे। इनमें क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, मेटा एनालिसिस, LTEs, जो भी जिस टाइप की भी रिसर्चेज है तो वो सारे इस एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर सबको जो है लर्निंग ये सिखाएंगे। आप लोग के साथ जो है लाइव सेशंस लिए जाएंगे। फिर लाइव सेशन के बाद आप लोगों के ग्रुप्स वगैरह बनाए जाएंगे, उनमें फिर टास्क वगैरह पहले आपको सब चीज़ें समझाई जाएगी, फिर उसके बाद आपसे करवाए जाएंगे। तो मतलब ये है कि आपको पूरे प्रोसेस के साथ गुजर के आप वो सारी चीज़ें सीख लेंगे। तो ये बातें इंशाल्लाह होती रहेगी। हाँ, आते हैं अपने सेशन की तरफ। तो आज़म भाई हमारे सीनियर है जो कि खैबर मेडिकल कॉलेज के ही ग्रेजुएट हैं और रिसेंटली वो इंटरनल मेडिसिन में रेजिडेंसी में मैच हुए हैं। तो मतलब वो खुद ही इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके हैं। तो उनसे बेहतर कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। तो ही विल बी जॉइनिंग अस फॉर द सेशन। आज़म भाई प्लीज़। Yeah, thank you for the wonderful introduction, Ms. Ba. It was very nice to hear that, and thank you for the warm welcome. Like you guys know, मेरा नाम आज़म है और मैं खैबर मेडिकल कॉलेज से graduate हुआ। I graduated in 2024, and I matched this year in internal medicine at Northwestern McHenry Hospital. And yeah, I want to do the session today. हमने didn't really determine a specific thing to talk about. I'll talk about a lot of things. Um, and whatever the for the first 30 minutes, we're gonna have like some standardized questions that the hosts of this event they'll ask me about the U.S. pathway in general, उससे related जो भी सवाल हो सकते हैं. And then after the first 30 minutes, the last 30 minutes, we're gonna do question and answers because I really like question and answers. They're always good. क्योंकि जो लोग आए हैं उनकी queries के मुताबिक सवाल will answer whatever they have, any questions they have. So if you guys have any questions, अभी से ही I would say कि write them down on a piece of paper or mental note. इसलिए ना बनाए, भूल जाते हैं ना, तो questions होते हैं तो लिख ले अपने साथ. And then when it's quick Q&A session, you guys can all ask me. And am I audible? Can you guys give me a signal if I'm audible? I forgot to ask you, but okay, okay, good. All right, well, so yeah, we'll begin. ओके। सो ऑलमोस्ट जो भी स्टूडेंट्स ये जर्नी स्टार्ट करते हैं UC मिली पाथ पे, तो लाइक इनके दिमाग में क्वेश्चंस ज़रूर होते हैं कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, कहाँ कब स्टार्ट लूँ, कैसे स्टार्ट लूँ। तो अपनी CV कैसे स्ट्रांग करूँ, कैसे LORs हासिल करूँ, मतलब जो भी कम्प्लेक्स चीज़ें उसकी तरफ जाते हैं। तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट बिल्कुल ऐसे लेंगे कि लाइक बेसिक सी चीज़ें इनको हम प्रोवाइड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन की शुरुआत आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि आपकी जर्नी कैसी रही और कहाँ पे कब आपने स्टार्ट ली। अपने एक्सपीरियंस आप शेयर करें प्लीज। ओके, सही है.
Good question. So मेरा experience शुरू होता है when I went to the US metric के बाद on an exchange program for 1 year. That's where I realized कि मुझे यहाँ पर training करनी है. Not necessarily want to live here for long, but like training ज़रूर करनी है. Like if there's an opportunity, that would be cool. Um, पाकिस्तान में my parents were doctors, तो मुझे पता है कि पाकिस्तान में doctors का क्या situation है, क्या pathways. I also know about the US pathway. मेरे parents खुद ही कह रहे थे कि आप uh, you should try for that. You have experience, you've lived there, you've seen it, the place. I think you'll be good there. UK pathway, my mom studied from UK. वो मुझे कहते थे UK आ जाओ, पर UK के pathway का मेरा वो I guess it's just the bias कि मेरा experience US के साथ रहा है, so that's why I chose that pathway. Back then जब मैं मैट्रिक में था, when I was thinking of the US, उस वक्त मैं फिर भी people लोग जाते थे, पर इतने ज़्यादा लोग नहीं जाते जो अभी अब जाते हैं, just because things have become very different now. People जाते थे, don't get me wrong, my parents got graduated in 94, 96, उस time पे भी लोग जाते थे, तो it's not a big deal. Anyways, तो medical college में आया हूँ, first year में I knew I wanted to go to the US for training for sure. Generally मैंने dedicate start नहीं की थी. There were people who मेरे batch के लोग थे who realized much later than me that they want to go to the US, and then they did the whole journey before me, and then they matched last year. मेरा ये था कि I was like, I knew I wanted to go, but I also I guess was very busy with medical school in general, like दोस्तों के साथ company enjoy करना, because generally तो idea ये होता है कि people who sit for the US exams, they just disappear, मेरे जो दोस्त मुझसे एक साल पहले मैच हुए हैं, वो सब you couldn't see them. एक ही तो बिल्कुल 0% attendance थी, like they were all just in the library or in the hostel और बस. तो उन्होंने जल्दी जल्दी किया. तो मेरा ये था कि डे स्कॉलर था, तो I used to come and also hang out with friends and stuff, तो मैं दोनों बैलेंस कर रहा होता था. थर्ड ईयर में फर्स्ट ईयर यूएसएमएलई स्टेप 1 का प्रेप स्टार्ट किया है, कुछ किया है, कुछ फ्यू सिस्टम्स किए हैं, फिर गैप लिया है, फिर फोर्थ ईयर में बैठा हूँ सही से to finish everything once and for all. तो फिर give I think more or less 6-7 months थे, 6 months I guess. उसमें मैंने फिर at the end of those I went for step 1 exam and I cleared my exam. अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया था. फिर उसके बाद फोर्थ ईयर प्रेप जो खत्म हुआ है, तो मैं फ्रेशली फोर्थ ईयर इज वेरी डिफिकल्ट. आई डोंट नो में से कितने लोग फोर्थ ईयर में हैं अभी, बट फोर्थ ईयर इज वेरी डिफिकल्ट. फिर उसके साथ ऊपर से आई वाज वेरी बिजी विद the USMLE prep. Oh my God. So when I got to finally, I was like, I'm going to enjoy for a bit. So 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, then while I was like, okay, I should get to working on step 2. तो फाइनल ईयर की समर में स्टेप 2 पे तैयारी की है. फाइनल ईयर जब खत्म हो रहा था, मैंने स्टेप 2 के लिए probably 20% तैयारी की होगी. और देन आई वाज लाइक, यार मुझे रोटेशन पे जाना है, बिकॉज वो उस टाइम पे एक वो बना था ना, मेरे जो दोस्त थे जिन्होंने मुझसे पहले स्टेप 2 वगैरह की, वो सब रोटेशंस पे जा रहे थे. वो ट्रेंड बन रहा था. अभी तो बिल्कुल ट्रेंड बना हुआ है, पीपल नो, पता है उसको में बन रहा था. तो आई वाज लाइक, यार मैं भी जाता हूँ. व्हिच इज if you want, in my experience in this regard, should you do rotations before step 2 or after step 2? I would say after step 2. मैंने जो किया था वो नहीं करना चाहिए, unless आपकी सिचुएशन ऐसी हो कि आपको वीजा लगा हो and you just there is no other option, तो फिर चले जाए, otherwise ना करो. Just finish your exams and उसके बाद आराम से चले जाए. Yeah, तो yeah, तो फिर गया हूँ यूएस में, spent 4 months rotations वहाँ पे किए, वहाँ पे ओईटी एग्जाम दिया है, वापस आया हूँ. इनिशियली इरादा ये था यूएस में स्टेप 2 दे दूंगा, नहीं हुआ, बिकॉज यू कैन बैलेंस रोटेशंस एंड स्टेप 2 एट द सेम टाइम. एक चीज को कॉम्प्रोमाइज करना होता है. सिंस आई वाज लाइक, यार रोटेशन मुझे एक दफा चांस मिला है, मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहता. क्या हो गया, मैं आई वांट अप्लाई फॉर दिस मैथ साइकिल, मैं दूसरे के लिए अप्लाई करूंगा. तो वाज लाइक ओके. खैर एनीवेज, फिर नेक्स्ट ईयर फिर came back home in October of 2024. तो बस फिर बैठा हूँ, स्टेप 2 के लिए तैयारी कर रहा था. May 2025 में मैंने स्टेप 2 दिया है. I got 261 score, and then उसके बाद I was like, चलो सही, I'm ready for the next cycle, and I was ready. LOR सब कुछ थे, research थोड़ा बहुत, got involved in some research with a couple of my juniors and friends, तो थोड़े publication भी आ गए थे CV में, and मेरे और experiences बहुत ज़्यादा थे, because मेडिकल कॉलेज में भी बड़ी वॉलंटियरिंग की है मैंने, और मैंने उससे पहले भी की है ड्यूरिंग माई एक्सचेंज ईयर. ये तो वो वही सोशल वेलफेयर सोसाइटी वाला काम, एक्टिंग में, इंग्लिश सोसाइटी में काम. दिस थिंग्स आर गुड, जस्ट शोस यूर अ कंप्लीट
handed it. So yeah, वो मेरा काम था. मैंने उसके साथ साथ since मैंने वो job start नहीं किया था, even there was a big gap for my step 2 where I was preparing at home. मैं वो job नहीं कर रहा, which I would recommend. Don't do house job unless you're doing like a very easy house job जहाँ पे आपको इतना time मिलेगा आप घर पे रहे हो बस, like आप बहुत कम duties हो, बहुत बहुत कम. KTH के साथ नहीं होता, you know. Even LRH के साथ भी मेरे friends है, वो उन्होंने नहीं किया. They gave it to somebody and somebody used to go for them to the hospital. तो yeah, तो वो मैं होता था, just to avoid clinical gap, I used to go to a clinic once or twice a week. मेरे अबू के दोस्त का clinic था, I just have to go there. Like I kind of consider that as an internship. Until medicine में and pediatrics दोनों का थोड़ा experience मिल रहा था मुझे, just so that my CV looks, you know, कि like मेरा experience है clinical, कुछ हो रहा है, right? उसके साथ step 2 किया, उसके बाद जो है वो job के साथ, you know, we did the whole interview के लिए prep करना, programs ढूंढना, apply करना. I went for my step 3 during my first few months of house job that I started October of 2025. I gave my step 3. Alhamdulillah, passed with a very good score. And then I just came back, completed my house job, and here we are, you know, match के result आया and just now preparing to, you know, leave, inshallah. That is my journey. Okay, so thank you for sharing your valuable points. अच्छा, सीनियर्स में बहुत से लोगों, बहुत से डॉक्टर्स को तो पता होता है कि मतलब कहाँ से हम स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, लेकिन जूनियर्स को आपने जैसे स्टार्ट किया था, फर्स्ट ईयर में ये जर्नी आपने स्टार्ट की है, तो आप जूनियर्स को क्या बताना चाहेंगे कि वो कब से ये तैयारी स्टार्ट करें, कब से ये पाथवे पे काम स्टार्ट करें? I would say time, if you're talking about the ideal time, in my opinion, like I feel like third year is very good and third year is comfortable. Second year is like, I don't know, kuch log karte hain. Some people can start studying in second year. Just like, I would not suggest second year. Third year is just comfortable. First year to bilkul nahi. Not first year, because first year is like, you just got into this whole journey of becoming a doctor. Let's first just absorb what it means to be a doctor, you know, like मेरे subject क्या है, किताब पढ़नी कैसी है. University में studying is very different from FSC or even A levels, right? So there's no dedicated book, तो वो चीज I would not suggest it first. Second year maybe I would say कि नहीं करना चाहिए. Third year में it's very comfortable, and I would suggest one other thing is have a mentor. Please, like, you know, be connected to someone who can guide you along the way, you know. Mentor ना हो तो एटलीस्ट आप जरूर resources यूज किया करें, YouTube यूज किया करें. There's so many doctors making videos all the time. Reddit यूज किया करें. Reddit में USMLE का अपना Reddit है, Step 1 का अपना Reddit है, Step 2 का अपना Reddit है, UET का भी Reddit है. There's literally Reddit. IMG Reddit is a Reddit for only international graduates. तो USMLE Reddit पे जाके ask questions. Anybody can answer. Tell them, यार मैं DM करना चाहता हूँ, आपसे text पे बात कर सकता हूँ. जो चीज भी query है, just ask. Okay? Use those core things. Use AI, you know, if that's AI is a better search engine, you know, Google से अच्छा है कि आप Claude के through search करके find कर ले, you know, information. It's very good. Give it a nice prompt कि मुझे USMLE की pathway explain करो कि कैसे कैसे मैंने apply करना है, किस website पे जाना है, and make no errors. तो वो अपने लिए errors भी correct कर देता है. सब कुछ update information. Then he gives you and tell Claude to give you like references कि मुझे मतलब sources दो जहाँ से तुमने information pick की, then you can go check those sources out. तो it's just like a better search. तो ये 2 3 4 मैंने आपको tips दी, use those to guide yourself along the way. But yeah, third year in terms of time, what you're asking for, yeah, third year is very comfortable. It's fine. At the end of the day, time will depend upon your circumstances. एक बंदा इंसान है, उसके पेरेंट्स में से कोई फोत हो जाए थर्ड ईयर में, बहुत फैमिली में बहुत बड़ा, अल्लाह ना करे फैमिली में बड़ा एक इवेंट हो जाए, तो अब इस से तो मैं नहीं कह सकता कि नहीं क्यों तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे. It's fine. It's fine. You're never I'm telling you, you can match the US residency up to जो अच्छे मैं कह दूं कि आप मैच हो सकते हैं. डेफिनेटली मेहनत हर किसी को करनी है, जो पहले साल पे होता है कि आखिरी साल पे होता है, बट up to 5 years from your graduation you have chances. पता है अगर मैं 2024 में ग्रेजुएट हूँ, 2029 तक मैं मैच हो सकता था, राइट, रियलिस्टिकली. तो think of that. आपका सारा मेडिकल स्कूल years, 5 years of med school plus 5 more years after that graduation.
10 साल में तो आप कर सकते हैं सब कुछ। फाइनेंशियल से वो चीजें नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, यू कैन वेट। सही है। डोंट फॉलो क्राउड्स, डोंट फॉलो ट्रेंड्स, कभी ना करें। डोंट फॉलो इन्फ्लुएंसर्स, ये इंस्टाग्राम पे मेडिकल हमारे इन्फ्लुएंसर हजरात बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये अनलेस कोई आपको बात कर रहा हो प्रॉपर सही तरीके से कर रहा हो, उनमें एक एम्पथी हो लोगों के लिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो लुक एट योर सर्कमस्टेंसेस, सही है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, I hope I answered the question. मैं थोड़ा side track भी हो गया था, but I believe it was helpful. It means it's never too late to take a start. Yeah, Okay, so बिल्कुल। जी जी। अच्छा, तो ये बताइए क्या क्या चैलेंजेस इस पाथवे में आ सकते हैं, एंड सेकेंडली लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बाकी पाथवेज जो कि हमारे पास एएमसी पाथवे है और प्लेब पाथवे है, फिर ये यूएसएमएलई पाथवे है, तो इनमें क्या डिफरेंसेस है, व्हाई पीपल प्रेफर दिस यूएसएमएलई पाथवे और क्यों करना चाहिए, आप इस बारे में। Okay, well, current atmosphere जो है ना, current atmosphere में बात करते हैं। Let's talk in the current atmosphere because पहले different reasons होते थे। US used to be a very unexplored area. 90s से पहले there used to be an exam नहीं होता था USMLE. There used to be something called FM Jams. It was this. My dad talks about it and मुझे भी नहीं पता exactly how that works, but people used to go on that into vascular surgery वगैरह, neurosurgery में भी लोग गए, पता है? There's people from KMC went to neurosurgery like back in 70s, so like that was different. पर USMLE आया 90s में, USMLE popular. My dad, मेरे अबू का जो बैच था, उनके बैच में सबसे पहला बंदा था जिसने USMLE एग्जाम किया था, जिसने सबसे पहले USMLE किया था, from KMC। उसके साथ 2-3 लोग फिर और हो गए थे, पर आराम आराम से लोग ज्यादा होते। अभी का जो एटमोसफेयर, उसमें आई थिंक पीपल आर चूजिंग द यूएस बिकॉज एक तो इंग्लैंड सैचुरेट हो गए है, एनएचएस इज प्रीटी ब्रोकन। उनके अपने ग्रेजुएट उनकी सीटों से ज्यादा है, तो बाहर से वो लोग क्या ले लेंगे। बस उसमें भी इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो इनटू दैट। इंग्लैंड भी एक एक्सक्लूसिव सोसाइटी थी पहले। हमारा दे वर लाइक, हमारे ऊपर उन्होंने हुकूमत की है, एंड a lot of our infrastructure, we can say like you can blame them for a lot of our infrastructural problems, but हमारे बहुत सारे लोग अवाम वहाँ पे चली गई, एंड स्किल्ड वर्कर्स भी गए, नॉन स्किल्ड भी गए, डॉक्टर्स बहुत डॉक्टर्स गए। 90s 80s में इतने डॉक्टर इंग्लैंड गए कि आपकी सोच है, इवन 2000 में भी उन सब के अभी बच्चे हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर बन गए। तो लाइक दिस अ बिग अवाम, इंडिया पाकिस्तान से जितने लोग गए हैं, तो वो सैचुरेट हो गया है बेसिकली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो इंग्लैंड में आपको ट्रेनिंग पोजीशन पहली बात है बहुत मुश्किल से मिलती है तो बिल्कुल सिर्फ कनेक्शन से अभी मिलती है, क्योंकि लोग इतने ज्यादा है ना, ये जस्ट इनसेन। तो और उनका जो एग्जाम भी हो, ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से बंदे को रूल आउट कर, लोग पास कर लेते हैं। एएमसी का ये कि अनचार्टेड टेरिटरी है, किसी को पता नहीं इतना। एएमसी का अपना एग्जाम है, एग्जाम महंगा है, पर एग्जाम कॉस्ट इज मच हायर, लाइक पता नहीं कितने 9 और 10 लाख का एग्जाम है, खाली 11 लाख का, वो फेल होके फिर से देना होता है। तो पीपल आर लाइक स्केयर्ड, but also उसका वो पास रेट कम है, तो people are scared. But the one reason could also be कि it's unexplored, इतने लोगों ने किया नहीं है, people say the AMC is easier than USMLE, पर USMLE हर कोई दे रहा होता है, तो it must be, अगर it's easier तो क्यों नहीं देते। It's just the fact कि ऐसे कोई आता नहीं है आपसे बात करने के, मैं मैच हूँ, हमें पता नहीं चल रहा कि ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग मैच हुए हैं और उन्होंने अपने ग्रुप नहीं बनाया, और उनके मेंटोर्स नहीं है, तो उनकी कोई एसोसिएशन नहीं है अपना जैसी, क्यों कह रहे। तो इसलिए इट्स लाइक अ वेरी अनएक्सप्लोर्ड एरिया, तो लोगों को पता नहीं है। खैर उसमें फिर एमसी स्टेप 1 एग्जाम देना होता है, फिर उसके 2 एग्जाम भी है जो वहां दे के देना होता है, क्लिनिकल स्किल ऑस्की टाइप एग्जाम, वो मुश्किल होता है, लोग कहते हैं पास करना। तो पीपल आर स्केयर्ड कि यार इतने पैसे पे लगा लूं फिर क्लियर भी ना हो सकता हो, इससे अच्छा यूएसएमएलई कर लो। ये देखो आपके सामने ये लड़का है, यहाँ हमारे कॉलेज में होता था, ही मैच्ड एंड स्टफ, तो इट्स जस्ट दैट कन्वीनियंस। आयरलैंड का ये कि वो भी वही इंग्लैंड की तरह छोटा मुल्क है, बहुत छोटा है यार, केपीके से भी छोटा है, तो वहाँ पे रेजिडेंसी नहीं मिलती, पर वहाँ पे जॉब जरूर मिलती है। वन ऑफ माय फ्रेंड्स गॉट अ जॉब थ्रू कनेक्शंस, तो you can find a house officer job वहाँ पे, senior house officer, a very good pay, but connection के थ्रू मिलता है, उसको मिला है connection के थ्रू, and he's paid very good for that। So yeah, ये 3 बस इंग्लिश स्पीकिंग मुल्क। न्यूजीलैंड भी कब तकरीबन सिमिलर है ऑस्ट्रेलिया की तरह सिमिलर, but has its own board exam and stuff। वो I don't know much, but like I said, unexplored territory तो लोग एक्सप्लोर नहीं करते। कुछ लोग साउथ अफ्रीका भी चले जाते हैं, वहां पे भी इंग्लिश सपोर्ट है। सिमिलरली कतर में आप कर सकते हैं, कतर में भी आई नो समवन हु मैच्ड। कोई मुझे कह रहा था रिसेंटली, somebody got into कतर, उसको जॉब मिला। दुबई में भी जॉब भी
जॉब मिलते हैं, रेजिडेंसी भी मिलती है। इमरजेंसी मेडिसिन दुबई में भी पॉपुलर हुआ है, पीपल आर गोइंग, पर ऑफ कोर्स वो एक दो प्रोग्राम्स है, इतने ज्यादा नहीं है ना। पाकिस्तानों को तो पता चल जाए कि कहीं पे जा सकते हैं तो फिर इलाकों में लोग जाते हैं। तो पर वो तो दुबई तो छोटा सा है, राइट? तो बस यूएस इज probably the only I guess English speaking country that is left. Other countries have, I'm pretty sure वो pathway आप explore कर सकते। Only problem and I would say major disadvantage that we have is the fact that we don't speak a language. If I could do everything again and I could have something change in the system of ours, I would wish कि हमारे लोग at least Chinese सीखते or something major, right? Arabic या Chinese सीखते, इतने pathways खुल जाती है। China इतना बड़ा मुल्क है, इतने pathways है उनकी। Just if you can't speak their language, how are you going to talk to the patient, right? So that's the only shortcoming, you know. It's only shortcoming जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत ज्यादा और pathways locked है। At least Arabic और Chinese आती हो तो बहुत मुल्क खुल जाते हैं, you know, other than the US. But then again, तो yeah, तो English speaking में, like you said, why people chose the US is English speaking है, उनमें से अच्छा है, compensation अच्छा है, बहुत अच्छी है US में for doctors compared to England, um, compared to Australia. But don't get me wrong, money is not everything because Australia और उसमें फिर फर्क ये है कि ऑस्ट्रेलिया में लाइफस्टाइल अच्छी है, people live better, फ्री टाइम ज्यादा होता है, छुट्टियां ज्यादा मिलती है, आवर्स कम होते हैं, 40 आवर्स से ज्यादा लोग काम नहीं करते। अमेरिका में आप $700,000 कमा रहा होगा कोई सर्जन, पर ही इज वर्किंग 90 आवर्स अ वीक, लिटरली वर्किंग ऑल द टाइम। तो you know, किसके लिए पैसे कमा रहे हैं? You have to think about that. खाली पैसे is not everything. And I have a family tomorrow, you have friends, you have a life, एक दफा ही जिंदगी आती है। तो पैसों पे आप, doesn't matter what you buy, the most expensive car needs time to be in, and wherever you want to go in the dunya mein, you know, you don't need that much money to have an amazing life, to be very honest. But like, it's just, I guess, when you ask yourself यार पैसे तो बस और भी हो सकते हैं, तो इससे ज्यादा हो, तो it's just like आपने आप पे आप लिमिट नहीं लगाने, तो बस लिमिट तो फिर नहीं होती ना। But like yeah, these other countries provide more benefits in terms of like lifestyle. जिंदगी स्लो और आराम से और अच्छी होती है, ऐसे like आपको ज्यादा टाइम फैमिली के साथ मिलता है। For someone who doesn't care about family, everything, के बस काम ज्यादा हो और पैसे हो, then the US is a great path. But US maybe you can balance lifestyle with money if you just probably work a little less, you know. So then you'll earn like a little, you'll still earn very well. Lifestyle बहुत अच्छी है हमारे लोगों के लिए, बहुत अच्छा है, हमारे ना कर्जे हैं कुछ भी नहीं है, so we're great, you know. But yeah, that's the thing that explains compensation। training बहुत अच्छी है, research पे बहुत focus है, evidence based medicine practice होती है वहाँ पे, you always follow the new scientific research और उसके मुताबिक recommendations होती हैं। That would be a few points about the US that I think are why people are wanting to go there. Also, all pathways band ho gaye hain takriban, you know, it's kind of like hard, so a lot of people are shifting to the US here। I hope that answers the question। एग्जैक्टली। आजम भाई, ये बताइए कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं आजकल के स्टेप 1 स्टेप 2 तो लाइक लोग पास कर लेते हैं, लेकिन फिर वीज़ा प्रॉब्लम्स आजकल है और फिर मैचिंग में मसला होता है। तो मैचिंग प्रोसेस के बारे में ज़रा ब्रीफली आप गाइड करें। As in like वीजे के मसले के बारे में गाइड करूँ? जी एग्जैक्टली, वीज़े के और देन मैचिंग के प्रोसेस में लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इनका ये इशू होता है कि स्टेप 1 स्टेप 2 भी कर लेते हैं इनके या तो रिसर्च वगैरह सीवी उनकी असल में जो होती है वो स्ट्रांग नहीं, या जो इनके एलआरस वगैरह होते हैं वो असल में स्ट्रांग नहीं होते। तो इस वजह से उनको जो डिफ़िकल्टीज आते हैं मैचिंग प्रोसेस में, तो वो आप ज़रा एक्सप्लेन करें। Sure। I think एक बात मेरी समझ रही है, like when you're applying to be matched somewhere, you have to have something that is, लोग कहते हैं holistic CV होने, holistic approach use करते हैं program directors। प्रोग्राम डायरेक्टर इज द पर्सन हु हायर्स यू बेसिकली, और वो होलिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं, जिसका मतलब ये है कि वो आपकी सीवी के हर एक चीज को देखते हैं और डिसीजन बनाते हैं। ये नहीं कि इसका स्कोर, ये लोग भी हैं जो खाली स्कोर को देखते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, देयर इज पीपल हु विल लुक ओनली एट स्कोर के, बंदा बिल्कुल म्यूट है, उसने जिंदगी में कुछ नहीं किया, पर उसके 280 स्कोर है स्टेप 2 में, दैट्स इट। ओके, हलीमा खान इज आस्किंग व्हाट इज स्टेप 1 स्टेप, ये एग्जाम है हमारे, इफ यू डोंट नो, इफ यू नॉट फेमिलियर, तो यूएसएमएलई पर यूएस जाने के लिए 2 एग्जाम देने होते हैं, स्टेप 1 एग्जाम और स्टेप 2। We can ask that later in the Q&A, okay? तो खैर anyways, तो
ये तो अप्रोच ये होता है। देयर विल बी सम आर्ट बॉल्स कि कोई कुछ प्रोग्राम होगा जो खाली इसको देखेगा कि स्कोर बहुत ज्यादा हो, बट मोस्ट प्रोग्राम्स लुक एट एवरीथिंग टुगेदर। एंड दैट इज वन थिंग, एंड द अदर थिंग इज वेदर यू नीड अ वीजा और यू डोंट नीड अ वीजा। आजकल के उसमें एटमॉस्फेयर में थोड़ा मुश्किल हो गया है, अभी हमारे पास बहुत, मेरे प्रोग्राम में सारे वीजा वाले लोग हैं एक्सेप्ट वन टू गाइज, एवरीवन एल्स इज वीजा वाले। उनमें से एक बंदा है, उसको अभी जुलाई में अपॉइंटमेंट मिल रहा है, जुलाई को फर्स्ट को सेशन स्टार्ट होगा और उसको अपॉइंटमेंट जुलाई में मिले, तो वो लेट आएगा रेजिडेंसी में, तो द प्रोग्राम बेयर्स द वेट ऑफ दैट। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो उनको आईएमजीज इतने पसंद होते हैं कि दे वुड इवन टेक अ सैक्रिफाइस फॉर आईएमजीज। तो उनकी अपनी पीडी आईएमजी होगी और समथिंग लाइक, हमारी पीडी आईएमजी है, तो हमारी जो प्रोग्राम डायरेक्टर पीडी उसको कहते हैं, वो आईएमजी है, इंटरनेशनल ग्रेजुएट है, तो इसलिए वो हमें भी, मतलब हमारे लिए वो सैक्रिफाइस ले सकती है। अ लॉट ऑफ प्रोग्राम्स आजकल स्केयर्ड है, दे लाइक छोड़ो मना क्या वीजे वाले को ले रहे हो, आ भी नहीं, कल को रिजेक्ट हो जाएगा तो हमारी सीट जाया हो जाएगी, हम उसको क्यों नहीं लेते जो वीजा नहीं चाहता, चाहे उसका उसका उसके वैसे भी स्टैट्स कम भी हो, उसको ले लेंगे, वो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि व्हाट आई मीन, स्लोली एवरी सिंगल ईयर देयर इज मोर पीपल अप्लाइंग, तो उसमें वो ग्रीन कार्ड वाले भी ज्यादा हो रहे हैं। तो दो चीजें मैटर करती है, ऑल ऑफ योर सीवी इंक्लूडिंग योर स्कोर्स, कि वो सब कुछ सही हो, सब कुछ टू द मार्क हो, उसमें शॉर्टकमिंग नहीं होनी चाहिए। एंड द सेकंड इज कि आपको वीजा चाहिए कि नहीं, सही है। एंड थर्ड मैं कहता हूँ इंटरव्यू है आपकी, बस these थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मैच। अब ये वीजा वाला तो आप नहीं बदल सकते, खैर मेरा भी नहीं है, मुझे भी, इट्स ओके, मैं पीपल मैच, thousands of people match every year who need visas, that's fine। तो दो अदर चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपनी सीवी को अच्छा कर सकते हैं, which includes everything, scores everything। उसमें एक स्ट्रेटजी है कि टेक टाइम, जल्दी ना करें, don't want to rush step 2 to score a normal low score, क्या फायदा है, दोबारा आप एग्जाम नहीं दे सकते। डू यू नो दैट, सॉरी, कि यू कैन नॉट टेक द एग्जाम इफ यू पास इट वंस। एक दफा आपका एग्जाम फेल हो जाए, यू गाइस आर कट, दैट्स इट। यू कैन टेक द एग्जाम अगेन, कोई आपकी सीवी नहीं पढ़ने वाला, अनलेस यू हैव अ वीजा, अनलेस यू डोंट नीड अ वीजा, मतलब आप ग्रीन कार्ड होल्डर है। अदरवाइज आपके जैसे, मेरा दोस्त एक दफा स्टेप 1 फेल किया और स्टेप 2 में उसका बिलो कुछ इंटरव्यू ही नहीं आ रहे थे, उसको फैमिली मेडिसिन का। आजकल हमारे लोग चार चार इंटरव्यू जिसके आ रहे होते हैं ना, उनके इतने हाई हाई स्टैट्स होते हैं कि आपकी सोच है, तो यू हैव टू डू अमेजिंग एट एवरीथिंग टू जस्ट हैव अ डिसेंट चांस ऑफ मैचिंग, अ डिसेंट चांस। उसके बाद पर इंटरव्यू मेक और ब्रेक चीज है, इंटरव्यू आपके बहुत स्किल्स अच्छे होने चाहिए टू बी समथिंग। उसके बावजूद भी अगर ये दोनों भी अच्छे हों, somebody might not take you just because of the fact you need a visa। आप अमेजिंग कैंडिडेट होंगे, कुछ लोग तो है कि आप फेस पे बता देते हैं यार कि हम इस साल शायद वीजा वाले ना लें, तो यूर एन अमेजिंग कैंडिडेट, आई होप यू मैच, पर वो ना गना टेक यू। तो ये तीन चीज है, एक चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर दो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं, इंटरव्यू एंड द रेस्ट ऑफ योर गेम, कि सीवी बनाना, एक्सपीरियंसेस, एलओआरस अच्छे हो, सब कुछ। तो ये बैलेंस करना, आपने सब कुछ बैलेंस करना, जब सब कुछ सही हो, ये दो जब सही हो, तो आप मैच हो सकते एट प्रोग्राम्स जो आपके लिए सेक्रीफाइस ले सकते हैं और आपको स्पॉन्सर करेंगे। आप कभी भी उस प्रोग्राम में नहीं हो सकते जो लोग वीजा नहीं लेते, या जो लोग अभी कॉन्फिडेंट नहीं है वीजा वाले लोगों को लेने में। यू कैन नॉट मैच दैट। सम ऑफ माय टॉप, मेरे जो टॉप 3 चॉइसेस है, टॉप 5, टॉप 3 उनमें से कोई नहीं मुझे दी। वो तो एक ने मुझे बताया था ओपनली कि हमें आप जैसा कैंडिडेट चाहिए, उनका मैं वो देख रहा था, उनका मैच लिस्ट, दे वर ऑल डन। अगर उसमें 2 आईएमजीज थे, आई एम प्रीटी श्योर वो ग्रीन कार्ड होल्डर ही होंगे। दैट्स द ओनली वे दे टेक, दे आर स्केयर्ड। एंड सेंस भी बनता है, वो माहौल इतना अजीब हुआ है, वीजे लेट आते हैं, किसी के रिजेक्ट हो जाते हैं, इवन तो जनरली नहीं रिजेक्ट होते। अब ये इन्होंने एक सवाल पूछे कि रिजेक्ट इतने नहीं होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी का भी अभी तक हमारे पाकिस्तान से रिजेक्ट नहीं हुआ। जिनका हुआ था, एक लड़की का हुआ, तो उसने दोबारा से अप्लाई किया, फिर एक्सेप्ट हो गया, उसमें एक जेन्युइन इशू था। अदरवाइज J1 वीजा नहीं रिजेक्ट होता। वो जो रिजेक्ट होते हैं वो दूसरे वीजा जिसपे आप क्लिनिकल रोटेशन के लिए जाते हैं, रेजिडेंसी वाले वीजा नहीं रिजेक्ट होते, नहीं हुए। लाइक इट्स वेरी इजी टू गेट इट एक्सेप्टेड, हर किसी का हुआ है। बस इशू ये होता है कि रश बहुत होती है, और हमारी कराची और लाहौर की एम्बेसी बंद थी, खाली इस्लामाबाद की खुली थी ड्यू टू द वॉर, तो लोगों को इंटरव्यू डेट्स बहुत लेट मिल रहे थे, द ओनली इशू, बट एवरीबॉडी गॉट इट एक्सेप्टेड। आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। क्यों, तो ये बहुत ज्यादा डिटेल सवाल, इसमें बहुत ज्यादा बातें होती है। Yeah, you think we should move to Q&A now or no? Uh, yes, if you want, but I want to ask a question. Okay. रिसर्च पोजीशंस के बारे में आप क्या कहेंगे? रिसर्च पोजीशंस जो है उनके बारे में आप क्या कहेंगे?
ये रिसर्च स्कॉलर हो जाता है। अच्छा, दैट्स वेरी गुड। पीपल आर रिसेंटली लुकिंग इनटू, अभी तो आजकल इंटरनल मेडिसिन वाले भी जा रहे होते हैं। मैंने नहीं किया था कुछ लोग कह रहे कंपटीशन टफ होता है, लेट्स जस्ट डू सम रिसर्च एक्टिविटी दैट मे सेपरेट अस फ्रॉम अदर पीपल। सर्जरी के लिए तो मस्ट होता है, मस्ट अपने रिसर्च पोजीशन पे जाना होता है। उसको कहते हैं पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च स्कॉलर। तो वो आप गूगल पे देख लें कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो ओपन है टू टेक अ पोस्ट डॉक। तो अपना उनका अपना क्राइटेरिया होता है, उनके लिए एलओआरस लिखने होते हैं, पर्सनल स्टेटमेंट लिखना होता है, अप्लाई करना होता है, कुछ सेलेक्ट हो जाए तो हो जाता है। लॉट ऑफ पीपल हैव गॉट इनटू दैट। I had somebody in KTH, he was a TMO. He got into Stanford University neurosurgery research में, and he has zero research experience. He's just a neurosurgery resident. So sometimes it just happens. Even उसमें भी generally अगर connection हो तो बहुत आसानी से हो सकता है, पर अगर ना भी हो तो हो सकता है। You just have to apply a lot. But some people got in who have no research experience. If you're people like, you know, Misbah, आप लोगों को तो बहुत research activity है, मेरी इतनी नहीं है ना। Because I think it just never got, मेरा जो interest था वो clinical trials में था। I wanted to do original research like lab work और trial activity, वो पाकिस्तान में I guess इतना वो नहीं है ना, और यूएस में भी आसानी से नहीं होता। तो अब वो पेपर वर्क टाइप रिसर्च में इतना उसमें वो नहीं हूँ, इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, और ना मेरा वो एक्सपर्टीज था। बट लाइक इफ यू हैव गुड सम रिसर्च ऑन योर प्रोफाइल तो फिर आपको जरा ज्यादा एज मिलता है कि आप रिसर्च स्कॉलर पोजीशन पे यूएस चले जाएं। वो भी हमारे वाले वीजे पे होता है, J1 पे। जनरली पैसे जो है शुरू में आपको यू विल हैव टू पे ऑन यू लिव ऑन योर ओन फॉर अ फ्यू मंथ्स। बहुत रेयर होता है कि डायरेक्टली पेड हो। जनरली फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स वो अनपेड होता है, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सी कि whether you'd be a good fit for their lab or not. If you're a good fit, and then they will start paying you money. The salary is the same as a residency की salary. It's pretty good, गुजारा हो जाता है। The first few months you have to do it on your own. ये सर्जरी वाले जरूर करते हैं, but I have a lot of people जो इंटरनल मेडिसिन में भी जा रहे हैं, who are plenty of लोग go, even जो IM वाले लोग हैं, they are doing research postdocs in the US. So yeah, people do it. Um, I would have done it if I guess my match नहीं हुआ होता, but you know, it's not a bad idea. I might do it after residency too अगर मुझे, because I want to go into a fellowship hematology oncology में जाना है। It's a research heavy field, तो अगर रेजिडेंसी में तो इतना टाइम नहीं होता to do a lot of research. So अगर if I feel like, you know, I don't match the fellowship on my first attempt and I feel like I could do some more, तो might do a postdoc post residency. So we're very weird thing लोगों ने नहीं किया, लोग नहीं करते, but like, you know, it's fine to take 1 or 2 years off for your ideal career if you feel like, you know, ये आपके लिए अच्छा। But yeah, hope that answers the question. Postdocs are really good people to do it if they have the resources, money for it, and they feel like it will fulfill their uh, gaps in their CV. और postdoc भी वो अच्छा होता है जिससे कुछ output निकले, you know, research output निकले, वो ज़्यादा अच्छा होता है। रिसर्चेस के इम्पोर्टेंस आप इस पे ज़रा बात करें सीवी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस यूसीएमएल पाथवे में। Well, बहुत important है, you know, like no one is gonna, you know, zero तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो if I say कि even one research is good, means research is good. 50, 70, 100, that's something else. उसमें कभी कभार आपके नुकसान भी हो सकता है if you have a lot of research, because then you will probably like because हमारे असम जो weird dynamic होता है वो ये होता है कि हम जब ज्यादा रिसर्च वाले लोग यूजुअली यूनिवर्सिटीज अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटीज वाले थोड़े डरते हैं, वो वीजा नहीं देते, तो वो इशू बन जाता है। तो फिर हम ऐसे प्रोग्राम अप्लाई करें जो ज्यादा रिसर्च वाले नहीं होते कम्युनिटी, पर वो ज्यादा रिसर्च वाले नहीं होते, वो देखते हैं कि यार इस बंदे की रिसर्च ज्यादा, ये कहीं और जाना चाहता हो हमारे पास। दैट्स आल्सो डायनामिक, बट लाइक हैव अ डिसेंट नंबर ऑफ रिसर्च। इंटरनल मेडिसिन सर्जरी के लिए डेफिनेटली गोना हैव अ लॉट, पर इंटरनल मेडिसिन के लिए आई वुड से 4 to 7 आइटम्स इज गुड ऑन योर सीवी। तो अगर मैं कहूँ एक भी करना है तो बस मतलब है रिसर्च इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें ये नहीं है कि 4 इंपॉर्टेंट है 5। अगर आपने एक भी करना है तो जैसे ये इनिशिएटिव है, दिस इज इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से एक कर ले एंड बाय बाय कर ले। पर आपने करना है, जीरो नहीं है, जीरो इज नॉट एनीथिंग, जीरो इज नॉट गुड ऑन योर सीवी। सम नथिंग, दिस शुड ऑलवेज बी समथिंग, नथिंग नहीं होना चाहिए। वो रिसर्च कहीं मेरे रिसर्च में से पता है एक रिसर्च भी इंटरनल मेडिसिन में नहीं है, 2-3 पीड्स में एक्चुअली, एक सर्जरी में। बट how I explained, I never, when somebody asked me, I was like, उसके थ्रू मैंने रिसर्च करने का तरीका सीखा है। How do you critically appraise scientific evidence? आप यूएस में होंगे, आप जब अपने पेशेंट को रेकमेंड करते हैं कि ये दवाई आपके लिए सेफ है, तो उसके लिए आप रिसर्च पढ़ते हैं ना।
अप टू डेट आप पढ़ते हैं, आप जो किताब पढ़ते हैं, आप जो किताब भी पढ़ रहे हैं, इवन गाइडन भी पढ़ रहे हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है ये रिसर्च के बाद ही आया है इस किताब में. दिस इज अ साइंटिफिक फील्ड. मेडिसिन इज एविडेंस बेस्ड. एविडेंस क्या है? रिसर्च ही है ना. ये मेटा एनालिसिस पढ़ के हम पढ़ते हैं कि यार अच्छा ये ड्रग जो है ये सेफ है इन लोगों में, ये सही है, इनको यूज करना चाहिए. तो दैट्स द थिंग. तो रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू विल एक्सप्लेन दैट कि मैंने रिसर्च किया है जस्ट सो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डू रिसर्च मैंने किया है इसलिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड बेसिकली हाउ टू रीड साइंटिफिक लिटरेचर. तो मैंने ये एक्सप्लेन किया, राइट. तो बंदा बहुत कुछ सीखता है. जरूरी नहीं है कि आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के मास्टर हो, बट लाइक इट्स वेरी गुड कि आपको एटलीस्ट लिटरेचर रिव्यू करना तो आता हो, आपको रिसर्च पढ़ना आता हो. आई एम वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह विद रीडिंग रिसर्च. पेपर पढ़ना, उसमें ये देखना कि उसमें कोई बायस तो नहीं है. मतलब बायस मतलब ये है कि मतलब ये रिसर्च जो बनी है इसमें क्या क्या किसी को फायदा तो नहीं हो रहा, राइट. ये आउटकम्स कैसे रिपोर्ट हुए हैं, बहुत सारी चीजें होती है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स नीडेड फॉर एवरी डॉक्टर नीड्स टू बी एबल टू रीड रिसर्च एंड इंटरप्रेट रिसर्च 100%. तो आप इंटरप्रिटेशन उस वक्त सीखेंगे जब आप खुद ही करेंगे, राइट. प्रैक्टिस would make you the best. Practice is the best way to learn, right? So yeah, that's what I would say on research. Okay, I think we should start question and answer session. Mike, over to you, audience. I think किसी ने चैट में एक सवाल पूछा था कि इस पाथवे पे फाइनेंसेस कितने लगते हैं. तो या कम से कम 50 लाख तो लगते हैं comfortably. 50 लाख तो लगते हैं. This is, I'll put this as a minimum. मेरे लगे थे तकरीबन, you could say like if you're talking about everything from the first day of your step 1 to the day you are in the US in the hospital, तो मेरे 50 लाख लगे. I would say this is बिल्कुल मिनिमम. मेरे दोस्त की जो एवरेज लगी है probably 80 लाख लगे होंगे, 70-80 लाख. But like I said, हर किसी का टाइमलाइन एक जैसा नहीं होता. You can divide it over, like I said, you have so much time, you can divide it over that. Step 1 फाइनेंस तो स्टेप 1 में तो पहले कोई इनिशियल रजिस्ट्रेशन होती है कोई $160-150 की. अंदर उसके बाद आई थिंक $950 की एग्जाम है. आप वेबसाइट पे देख सकते हैं. जस्ट आस्क क्लॉड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्टेप 1. बहुत अच्छा था. अभी वो थोड़ा चेंज हुआ है इसलिए मुझे याद नहीं. हमारे टाइम में थोड़ा डिफरेंट था. इतना डिफरेंट तकरीबन $1,000 to $1,200 आपके लगेंगे अगर आप IMD पर ले लें. मतलब आप स्टेप यूवर्ल्ड से ना पढ़े, यूवर्ल्ड आप ये ऑफलाइन वगैरह यूज करें तो 1200. मतलब यूवर्ल्ड लेंगे तो फिर $1,500 तक जा सकता है, 1600. I want, wait, how can I, phone पे I have an access chat, but how can I access chat? Okay, so I can access chat now. Please tell about, okay, if you think 30 is the best time, should we couple our MBBS studies with USMLE? Okay, yes, that is very good. बिल्कुल ऐसे करना चाहिए आपको. आप जो पढ़ते हैं थर्ड ईयर में, आप सिस्टम पढ़ रहे हैं, आपको एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. आपने ब्लड पढ़ा है, राइट. आपने ब्लड पढ़ा है, आप फर्स्ट एड खोलेंगे जो हमारी किताब होती है फर्स्ट एड फॉर USMLE स्टेप 1. उस पर आप हिमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी वाला सेक्शन खोलेंगे, ब्लड वाला आप चैप्टर खोलेंगे. जो टॉपिक आप हॉस्पिटल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो टॉपिक आप फर्स्ट एड में ढूंढे हैं या नहीं है. अगर नहीं है तो उसको बस छोड़े, फिर आपको बस वही खाली एग्जाम के लिए पढ़े. अगर उससे रिलेटेड वो टॉपिक है तो आपने वो पढ़ना है. हेमाटोपोइसिस है, एनीमिया है, आपने पढ़ा है. एनीमिया आप फर्स्ट एड कोर्स में है, आपने वहां से एनीमिया पढ़ना है. फर्स्ट एड से भी पढ़ना है. और इसके अलावा इफ यू थिंक उसमें गैप्स होंगी, फर्स्ट एड का इंफॉर्मेशन ऐसे है कि बहुत ज्यादा रिफाइंड इंफॉर्मेशन. जैसे कुरान में आप कुरान का आयत होता है, फिर उसके बाद तफसीर आती है ना, तो वो ऐसे है. जैसे उसकी मिसाल ऐसे है कि बहुत शॉर्ट लाइन है. फर्स्ट एड में बहुत सिंपल बात होती है. आपने फिर उसको एक्सप्लेनेशन पढ़नी है, उसके लिए आप दूसरे रिसोर्स यूज कर ले. लाइक आई सेड, सर्च रेडिट पे ढूंढे कि ये सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है. मैंने एनीमिया ढूंढा है, पैथोलॉजी का टॉपिक है, मैंने फर्स्ट एड से पढ़ा है, मैंने अपने क्लास के लेक्चर पढ़े हैं, फर्स्ट एड से पढ़ा है. थोड़ी और एक्सप्लेनेशन मैंने एक्सपेंड करनी है, मैंने पैथोमा पढ़ा है जो USMLE का रिसोर्स है. मैंने रैपिड रिव्यू पढ़ा है जो USMLE का रिसोर्स है. मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी है समझने के लिए किसी प्रोफेसर की. एनी रिसोर्स, जस्ट एक्सप्लेनेशन जो फर्स्ट एड में लिखा है कि आप उसको समझ सकते हैं कि नहीं. आप वो जहां से भी पढ़ते हैं, आप जाके किसी के घर में बैठ के किसी ट्यूशन लेके पढ़ते हैं, डू व्हाटएवर. एंड यही प्रोसेस कीप दैट गोइंग.
सिस्टम आ रहा है उसके साथ आप वो टॉपिक फर्स्ट एड में देख रहे होते हैं, समझ आती है आपको ऑलरेडी, दैट्स गुड. नहीं आती, use other resources to explain that, make sticky notes, make flashcards, whatever you want to do, make माइंड मैप्स, जो भी आपने करने, एआई को दो, एआई को कहो कि मेरे लिए एक ड्राइंग बनाओ जिससे आसान हो जाए मुझे ये समझना, जो भी करना है to increase your memory, put that first aid, वो इन्फॉर्मेशन आपकी मेमोरी में इंस्टॉल हो जाए. जब मेमोरी में इंस्टॉल हो जाए उसके बाद आपने एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करना है, लाइक यूवर्ड या एम्बॉस, और आपने उस टॉपिक से रिलेट क्वेश्चंस करने. इफ यू कैन डू दोस वेल, you can do it. ये 3-step approach. Use that along with studying for your college. I think you will absolutely ace the assembly. 100%. Any other आप जरा, I want to see how I can access the chat. ये chat को phone से कैसे access करते हैं? Let me. I guess नीचे एक option होता है. I got it. अच्छा, how to take initiative for this journey? What do you mean initiative for this journey? Can you explain what that means? Any information about medical lab technology and research field? यार ये टेक्नोलॉजी का मैं क्या बताऊं, मतलब लैब रिसर्च होता है, मतलब जो रिसर्च पूछते हैं एक्चुअल लैब वर्क होता है. यू आर वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट सेल कल्चर्स के साथ और इन अदर थिंग्स. समटाइम्स क्लिनिकल रिसर्च होता है. there's clinical research, there's translational research. Translational research is basically lab वाला काम जो साइंटिस्ट नहीं करता. और क्लिनिकल रिसर्च जिसमें एक दवाई होती है, एक सर्जरी होती है, आप पेशेंट पे कर रहे होते हो और आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो जो दवाई ली है और नहीं ली है तो उनमें क्या फर्क आ रहा है and stuff. Please tell about we prepared for interviews or you have excellent community. Thank you so much. How can we work on these in college? Well, interviews के लिए कैसे prepare किया था, that would be a different story. I think that's a very long topic. We can inshallah do another session in the future जब आप उस pathway तक करीब आ जाए inshallah. I don't know where you are in your pathway, but when you're close to that inshallah we can do arrange the sessions. तो मैंने अपने एक mentor था मेरा, उसके साथ मैंने training की थी. Other than that, my speaking skills were already, I would say, the way they are right now as you see them. They were good because of my experiences outside of medicine, you know. जो मैं खुद ही यूएस गया था बिफोर मेडिकल स्कूल, वहाँ पे मैं अपने कल्चर का रिप्रेजेंटेटिव था. आई लिव्ड विद अमेरिकन पीपल, अमेरिकन हाई स्कूल में, वहाँ पे इंग्लिश ही खाली बोलना होता था, तो उससे मेरी इंग्लिश अच्छी हुई है. अदर देन दैट, to improve your English, you know, watch movies, listen to music, and all of that stuff. But like you mentioned, definitely take part in society. उससे आपका confidence बहुत boost होता है 100%. English society में I used to be a stage actor, और फिर बैकग्राउंड पे भी काम किया. You work with teams, तो उससे आपके टीम वर्क का स्किल बूस्ट होता है. लोगों से आप हमेशा बात करते हैं. You are perform करना takes a lot of confidence, you know. Believe me, it takes so much confidence, harder than an interview is to perform on stage. So if you can do that, you can do pretty much anything, you know. Even though it's hard, I know कुछ लोगों को बहुत social anxiety होती है, but you know, gotta slowly work on that. Maybe even seek a psychologist if you think आपकी social anxiety बहुत severe and you might need professional help. It's fine. Debates are very good, very, very excellent things. So आपने खुद ही, you've suggested the answers to me, that those things definitely help me. मैंने debates में भी थोड़ी participation की है, but not too much. But like you said, in medical school, do these things. These things help you a lot. Like you do not realize it immediately, but they will help you so much. Is it fruitful to use first aid in first year for relevant topics? 100%. Even, yep, 100%. मैं इसलिए आपको फर्स्ट ईयर में एडवाइस नहीं कर रहा, इट्स जस्ट बिकॉज कुछ लोग समझते नहीं है ना. कुछ लोग को तो ये भी नहीं पता कि फिजियोलॉजी की कौन सी किताब पढ़नी है, तो इसलिए मैं, इफ यू आर गुड इनफ, इफ यू हैव अ ब्रदर और अ सिस्टर जिसने आपको ये मेडिकल फील्ड पहले से थोड़ा समझाया कि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, you've had a head start from other people, then go ahead. Yes, use first aid in first year. Even though it will be a little complex because मैंने आपको बताया ना कि जब I think third year is comfortable because third year में जब दोबारा से आप, अभी आप फाउंडेशन 1 पढ़ रहे हैं, ब्लड 1 पढ़ रही है, जब आप फाउंडेशन 2 और ब्लड 2 पढ़ेंगी तो वो सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं यूएसएमएलई के. बाय द टाइम यू आर स्टडीइंग इन थर्ड ईयर में सिस्टम्स खत्म कर रहे होते हो, तो फिर फर्स्ट एड पढ़ना थोड़ा आसान होता है. यू विल सी दिस बिकॉज फर्स्ट एड में कुछ इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट एड में यू विल ओपन सर्टेन सिस्टम्स और उसमें खाली फिजियोलॉजी के, मे बी एनाटॉमी के बहुत कम इन्फॉर्मेशन हो. आपकी क्लास में एनाटॉमी बहुत ज्यादा हो, उसमें खाली एनाटॉमी का इतना इन्फॉर्मेशन और पैथोलॉजी इतनी ज्यादा हो, तो फिर आप खाली वो इतना पढ़ लेंगे और नहीं पढ़ेंगे. सो इफ यू फाइन विद दैट देन दैट्स फाइन टू. Because जो आप कॉलेज में पढ़ते हैं वो सब कुछ बिल्कुल नहीं आता यूएसएमएलई में. इट्स वेरी, it's much less than that.
Is it a good idea to go for step 2 before step 1 if you have strong clinical knowledge? People have done it. Yes, you can do it. My friends, two of my friends, they scored amazing, both high 260 plus. So yeah, sure. I would suggest पहले step 1 दो फिर step 2 दो, because बेस स्ट्रांग होता है उसके ऊपर बिल्डअप होता है तो अच्छे से बिल्डअप होता है. रिवर्स में बिल्डअप अच्छा नहीं होता. बट लाइक इफ यू फील लाइक आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की पढ़ाई आपने अच्छी की थी, आप क्लास में अच्छे थे, आपको इन्फॉर्मेशन याद है, पर डायरेक्टली स्टेप 2 दो. वी हैव पीपल, हमारे क्लास के टॉपर्स थे, टॉप 10, उन्होंने किया है step 2 before step 1 and they did well. So yeah, sure. Any specific test for MLT students? I don't know what MLT is. How much months should we get to step 1? Depends on people, but shortest I know is 6 months. Maximum I know is 2 years. So depends on you. 1 year generally, अगर आपकी बेसिक बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हो, आपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, खाली प्रेप्स में एग्जाम के लिए पढ़ते थे, आपने 1 साल लगाना है स्टेप 1 के लिए. दैट्स अ रिटन रूल. बट इफ यू आर अ क्लास टॉपर जो हमेशा से पढ़ते थे, तो फिर हमारे क्लास के टॉपर दे डिड इट इन लाइक अ फ्यू मंथ्स, 4 to 6 months. हाउ टू बिल्ड सीवी फॉर यूएसएमडी, व्हाट थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बूस्ट सीवी? बहुत चीजें. यहाँ पे वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस है जो यूएस में होता है, होम कंट्री में क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, आपके एग्जाम स्कोर्स है, एंड आपके रिसर्च वगैरह हो गए हैं, आपके अदर ऑनर्स हो गए हैं, एक्कोलेट्स हो गए हैं, यू नो, आपको गोल्ड मेडल मिले, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, इट्स वेरी एक्सटेंसिव, बट वी कैन डू अ सेशन ऑन दैट सम अदर डे इंशाल्लाह. What about volunteering? बिल्कुल, yes, no problem. And volunteering is amazing. Volunteering से आपको first of all it's very good because उससे आपका वो patient care वाला spirit बढ़ता है. It is very important. US में अभी मैं जब residency के लिए जा रहा हूँ, हमारे साथ कुछ clinics affiliated जहाँ पे the patients are poor and they do not have any uh, primary care physicians and we see them. तो volunteering से वो spirit आ जाती है कि आपने लोगों की खिदमत कैसे करनी होती है. So that is very important, and then it's also rewarding personally. वॉलंटियरिंग जब आप करते हैं तो आपका पर्पस जो है वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, थोड़ा बुलंद हो जाता है, यू नो. एंड थर्ड, इट लुक्स रियली ग्रेट ऑन योर सीवी. देयर विल बी सर्टेन पीपल डेफिनेटली इन इंटरव्यूज, फैकल्टी मेंबर्स हु आर स्ट्रांग वॉलंटियर्स, तो उनको बहुत अच्छा लगता है. आई हैड समवन, he really appreciated कि I'm into volunteering because वो खुद ही भी ऐसे हैं. So there's some people who have that volunteer spirit. हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर शबीर है, he's my friend, he's a very big in volunteering too. So people who are into volunteering, they will like you. And there is always people who do things for others for free. And yeah, ये मैं जो कर रहा हूँ ये भी volunteering है. तो technically तो CV के लिए कुछ नहीं कर पाए. It's just like it's something good in life in general, but it will yes help you in your CV and confidence. देखो मैं volunteer के बहाने मैंने इतनी बातें कर ली आप लोगों के साथ, and communication skills अपनी बढ़ा ली. सही. Someone interested in AI and robotics along with medicine, they participate in some international level competitions which relate to robotics and medicine at national level. So does it give you any edge in being matched? Of course, बहुत बड़ी बात है, you know. I'm sure जो लोग इसको समझते हैं वो लोग बहुत appreciate करेंगे, of course. पर जो लोग इसको समझते हैं, it's a pretty niche thing. मतलब obviously it's more like ये AI वाली चीजें medicine में है, पर वो फिर भी ज़्यादा AI वाले side पे है. Even AI medicine is more popular in probably very big institutions like Harvard वगैरह, पर ये छोटे-छोटे hospitals में मतलब it's good, but like it's still very relevant with the tech companies, but still pretty good, you know, pretty good. Everyone knows NASA, you know, if you've done that, that is amazing. Like जो हर किसी को पता है, like if it's on your CV, they're going to ask you. It's also a way to make you unique, you know. उनको याद हो, hey, हमारे साथ वो बंदा था जिसने NASA के लिए काम किया. That's so cool, right? तो Azam, जी जी. Azam, thank you so much. You know, जिस तरह आपने एक्सप्लेन कर लिया, मैंने मुझे को पहले भी बताया था कि जब आज़म स्टार्ट करेगा तो हम सिर्फ सुनेंगे. एंड अगेन थैंक यू सो मच कि आपने इतने शॉर्ट कॉल पे यू नो यू एक्सेप्ट दैट, एंड बहुत अच्छे तरीके से आपने हर एक चीज़ एक्सप्लेन की. जहाँ तक जो सेशन वगैरह की बात है तो इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे. वी होप कि आप इंशाल्लाह इस तरह आगे भी हमें ज्वाइन करें, जैसे आपने कहा कि इंटरव्यू प्रोसेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो इसके लिए हम और भी सेशंस अरेंज करेंगे, एंड वी होप दैट नेक्स्ट जो हमारे सेशन में हमारे पास स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा हो ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे. और बाकी है कि यू आर नॉट जस्ट माई बैचमेट, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, एंड इंशाल्लाह वी विल कीप ऑन लर्निंग. Inshallah. And yeah, I would love to work on other projects. Inshallah, we'll plan accordingly. I know residency शुरू में थोड़ी busy होती है, but after the first few months, once I get the hang of it, And तो yes,
for those who have joined the meeting. So like, Azam, we are going to start, the research courses from the 10 June. और उसके लिए we have the topics until the end हम mentorship provide करेंगे. और एक topic आपने भी बताया था कि you were present over that in America, so we can look on that as well. लेकिन ये है कि the speakers that are with us, like they know everything about research. हमारा मेन फोकस ही यही है कि हम क्वालिटी रिसर्च प्रोवाइड करें, इसलिए तो न सिर्फ क्वालिटी रिसर्च प्रोवाइड करें बल्कि उसके साथ जो भी हमारे साथ काम करेगा इंशाल्लाह उसको आगे वो खुद इंडिपेंडेंटली पर टॉपिक्स पब्लिश करेंगे इंशाल्लाह. बिल्कुल. And inshallah, like if you guys wanna, I have plans on doing some work too, particularly on college में. If you guys, inshallah, इनमें से भी जो लोग हैं जो ट्रेनिंग देंगे, we can collab on that inshallah. We can definitely collab. मेरे पास topics है भी, and because I know a lot of preceptors in the US. दो मेरे प्रोग्राम डायरेक्टर है, वो दोनों प्रोग्राम डायरेक्टर है ऑनकोलॉजी प्रोग्राम्स में. So I asked them for a topic, वो मुझे खुद ही बताते कि यार इस पे रिसर्च करो, this is very important, so I can get you. So when we can make teams, so first of all, for that you guys have to learn the skill and work for that, तो फिर आपके लिए हमारे लिए ये बेनिफिट होता है कि एज अ रेजिडेंट इन द यूएस हम आपके लिए कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं. वो बहुत बड़ा बेनिफिट होता है because your paper is presented over there, so it's a very big benefit. वो कोई एक्सटर्नल बंदे को तो नहीं कह सकता, right, कि these people are my friends and my colleagues, I trust them, like इसमें कोई वो नहीं है, absolute trust वाली बात है. True. I came here on one call, one message. So Azam, we have just 2 minutes left. We have just 2 minutes left in the meeting. So again, thank you so much. Thank you, Misbah, for moderating everything, and thanks to all those who have joined. इंशाल्लाह हम आगे भी in touch रहेंगे. हमने ऑलरेडी ग्रुप भी इसलिए बनाए हैं कि ताकि हम और भी सेशंस अरेंज करेंगे, तो we will let you guys know. और Misbah, up to you for any remarks at the end. Thank you everyone for joining this today's session, and special thank to, of course, Dr. Azam, जिन्होंने एक शॉर्ट नोट पे बहुत टाइम निकाला और इतना अपने वैल्यूबल इंसाइट्स हमारे साथ शेयर किए. तो उम्मीद है इस सेशन से आप लोगों ने बहुत कुछ लिया होगा. और वंस अगेन मैं रिसर्च पे बात करना चाहूँगा. अगर आप लोग को रिसर्च में इंटरेस्ट है और चाहते हैं कि मतलब इंटरनेशनल पब्लिकेशंस आपके हो जाए, मेटा एनालिसिस हो, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ हो, जिस टाइप की भी स्टडीज़ हो, तो यू कैन जॉइन अस. हमारे मेड रिसर्च हब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं. इंशाल्लाह बेसिक्स बिल्कुल बिगिनर लेवल से आपको स्टार्ट वो लेंगे और इंशाल्लाह रिसर्च में प्रो बनेंगे. तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू ऑल वंस अगेन. अच्छा, एक मिनट, I'm going to share my email in the chat. तो मैंने अपने email chat में share किया. Anyone who has any other questions can always reach out to me, okay? So yeah, just drop an email and I'll respond in a week or so, but I do respond though. It's my personal email, so yeah, I will make sure that I inform you guys. Chalo, Misbah, I'm going to go. I got some stuff to do, okay? Okay, thank you so much. Yeah. Thank you, Azam. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.